तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। और मैं आज आपको इस एक्ट को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस एक्ट को मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है: बैकग्राउंड, चेंजेस इन द होम गवर्नमेंट एंड चेंजेस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले हम इसका बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। The events of 1857 had touched the conscience of the British Parliament. Lord Palmerston, the then Prime Minister of Britain in the House of Commons, gave a memorable speech and introduced a bill to bring company rule in India to an end. According to Palmerston, the reason for its end ऑफ रूल वर्सेस अटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब 1857 में जो घटना हुआ वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के दिल में लग गया सीधा। और उसके बाद ब्रिटिश का तब का जो प्राइम मिनिस्टर था लॉर्ड पाल्मरस्टोन, वो उन्होंने एक मेमोरेबल स्पीच दिया और उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि कंपनी का रूल को एंड तक आने का टाइम आ गया है। और किस लिए आया है? क्योंकि कंपनी बहुत इररिस्पॉन्सिबल था। 3 नंबर पॉइंट में बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू पल्मरस्टोन द रीज़न फॉर इट्स एंड ऑफ रूल वाज इज अटर इररिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इररिस्पॉन्सिबल था वो अपना काम को लेकर। इसका मतलब है ये है कि कंपनी बहुत इररिस्पॉन्सिबल था अपना काम को लेकर, और पल्मरस्टोन को ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि क्राउन को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा था इसके वजह से। तो इन्होंने इसको एंड करने का पैगाम ला दिया था। लॉर्ड परमेस्टन firmly believed that the cardinal principle of English political system demanded that its administrative function must be accompanied by ministerial responsibility. In the view of this consideration, he justified his government action to introduce a bill in the House of Commons for direct assumption of the government of India by the Crown. मतलब पल्मरस्टन कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश पॉलिटिकल सिस्टम को बिलीव करते थे, और इसलिए उन्होंने डिमांड किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को अकम्पनी किया मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और इसलिए वो डायरेक्ट एजम्पशन किया कि इंडिया को क्राउन ही चलाएगा, मतलब क्राउन ही रूल करेगा, ना कि कंपनी। A petition was drafted by John Stuart Mill, and he was presented in both the houses, where the East India Company defended its position and alleged that the failure of the government of India was not due to company's fault, but it was due to undue interference of the British government रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब अब पेटिशन बनाया गया जॉन स्टार्ट मिल के थ्रू, और वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को डिफेंड किया और डिफेंड करते हुए कहा कि कंपनी का फेलियर इसलिए नहीं हुआ, कंपनी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी के थ्रू से इंटरफेयर कर रहा था, मतलब इस वजह से फेलियर हुआ। नंबर 7 वाला पॉइंट बता रहा है, रिप्लाइंग टू द ग्रैंड पिटिशन रिप्रेजेंटेड बाय द company, Lord Palmerston observed in the House of Commons that it was not desirable on the part of British nation to keep a chartered company in charge of India. He believed that the administrative function must accompany the ministerial responsibility. मतलब लॉर्ड परमेस्टन को ये ठीक नहीं लगा कि एक कंपनी ऐसा करके रूल करे, और चार्टर्ड कंपनी इतना टाइम तक रूल कर रहे और करते रहे, और ये चाहते थे कि मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रूल करे, सब कुछ ऊपर से आए, ना कि कंपनी इंडिपेंडेंट होके सब कुछ चलाई। वो लॉर्ड परमेस्टन को मंजूर नहीं था। The Government of India Act 1858 introduced far-reaching changes in the administrative structure of the Government of India and finally relieved the company of its political responsibility. The Government of India was directly assumed by the Crown, acting through a Secretary of State. The Act received royal assent on August 2, 1858. तो नंबर 1 पॉइंट बता रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है वो बहुत दूर तक चेंजेस लाने का कोशिश किया। पहले तो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरीके से बदल दिया, पहले जैसा था वैसा नहीं रहा,
और दूसरा पॉइंट ये है कि जो कंपनी पहले पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था, अब उसको लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि रिलीफ कर दिया है इस एक्ट ने कंपनी को। और अब से जो भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो खुद क्राउन अपने सर ले लेगी। और क्राउन जो है वो नहीं आएगा, लेकिन एक बॉडी उन्होंने बना दिया था जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो क्राउन की तरफ से काम करेगा। सब कुछ जितना भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब A to Z जो भी काम है वो खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेगा क्राउन की तरफ से। और ये एक रॉयल एसेंट रिसीव किया अगस्त के 2 1858 को। अब हम जानेंगे चेंजेस इन होम गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटेन में जो जो चेंजेस आया इस एक्ट के बाद से। द एक्ट डिक्लेयर दैट henceforth इंडिया वुड बी गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। मतलब अभी से जो क्वीन है वही रूल करेगी, उसका नाम से जो भी होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जो भी चीज़ होगा, जो भी ऑफिशियल लेटर वगैरह जो भी होगा वो क्वीन का नाम से होगा। द गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यू of Indian territories together with paramount rights over the tributes and Indian states were vested in the crown। मतलब जो भी इंडियन टेरिटरीज का राइट्स था, रेवेन्यूज था, ट्रिब्यूट्स ओवर इंडियन स्टेट्स था, वो सब क्राउन के पास वेस्टेड हो गया, मतलब क्राउन के पास चला गया। तो गाइस ये 2 पॉइंट नंबर 1 और 2 ये बता रहे कि अभी से जो भी रूल होगा वो क्वीन के थ्रू होगा और क्वीन का नाम से होगा। पहले जैसा नहीं रहा, कंपनी का नाम से जो हो रहा था वो नहीं होगा, अभी सीधा क्वीन से होगा। और जो जो गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ था इंडियन टेरिटरीज का, वो सब राइट्स इंक्लूडिंग द पैरामोंट्री एंड द ट्रिब्यूट्स ओवर द इंडियन स्टेट्स जो भी था वो सब अभी क्राउन में वेस्टेड हो गया, मतलब क्राउन के अंदर में था। क्राउन कैसे देखेगा, क्या करेगा, कैसे रूल बनाएगा, वो सब कुछ क्राउन पे अभी पूरी तरीके से डिपेंड हो गया था। ऐसे में अभी सब कुछ क्राउन के अंदर ही होगा। The act abolished both the board of control and court of directors, and their power were transferred to Secretary of State with a council of 15 members to assist him. 8 out of 15 members of the Council of India was appointed by the Crown, while the rest 7 were to be elected by the court of directors। इस पॉइंट में ये बता रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पूरी तरीके से मतलब अबॉलिश कर दिया और इनके जो पावर था वो ट्रांसफ़र कर दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में, जो कि क्राउन का एक एजेंट था, मतलब क्राउन का सब काम कर रहा था। और विद द काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स टू असिस्ट हिम, मतलब सेक्रेटरी के पास 15 मेंबर्स था असिस्ट करने के लिए। 8 आउट ऑफ 15 मेंबर्स, मतलब 15 में से 8 मेंबर्स मतलब क्राउन से अपॉइंट होना था और बाकी जो 7 मेंबर्स था वो सीधा इलेक्ट करना था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास वो पावर्स था कि वो 7 मेंबर को इलेक्ट करे। The council was to conduct his business in relation to Government of India under the direction of Secretary of State, who was to be its president. He had powers to vote and could normally overrule decision of council in case of equality of votes, but in certain matters such as appropriation of revenues and property, issuing of securities for money on the sale of mortgage of property etc., he was bounded by the decision of the majority। मतलब काउंसिल जो था उसको मतलब अभी कंडक्ट करना था बिजनेस इन रिलेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब काउंसिल अभी बिजनेस करेगा रिलेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। मतलब डायरेक्शन मतलब सेक्रेटरी के अंडर में रहेगा, वो सब सेक्रेटरी डायरेक्ट करेगा और एक प्रेसिडेंट रहेगा और उसके पास पावर रहेगा, पावर टू वोट एंड ओवरऑल डिसीजन इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। मगर कुछ केसेस जैसे कि appropriation of revenue and property, issuing securities for money on sale of mortgage of property etc., इन सब चीज़ों में उसको मतलब बाउंड होना पड़ेगा मेजोरिटी के साथ। मतलब ये पॉइंट आपको ये बता रहा है कि जो काउंसिल है वो कंडक्ट करेगा बिजनेस इन रिलेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसको डायरेक्ट कि सेक्रेटरी का डायरेक्शन के अंडर रहेगा, प्रेसिडेंट एक रहेगा और उस प्रेसिडेंट के पास बहुत सारा पावर रहेगा, वीटो पावर। लेकिन कुछ डिसीज़न ऐसा है कि
उसको मेजोरिटी के साथ ही जाना पड़ेगा। मतलब वो कुछ डिसीजन तो ओवररूल कर पाएगा लेकिन ज़्यादातर डिसीजन वो नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे वो सब डिसीजन लिखा हुआ है जैसे कि अप्रोप्रिएशन ऑफ रेवेन्यूज, प्रॉपर्टी इशूइंग ऑफ सिक्योरिटी फॉर मनी, सेल ऑफ मॉर्टेज ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। मतलब इन सब में जो मेजोरिटी चाहेगा वही होगा, ना कि प्रेसिडेंट। काउंसिल, कोई भी काउंसिल का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं होगा बल्कि मेजोरिटी होगा इन सब केस में। हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास हो सकता है पावर, लेकिन इस प्रेसिडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के पास नहीं होगा। तो गाइस ये वाला पॉइंट आपको ये सब मतलब पावर्स बता रहा है प्रेसिडेंट का। और बिजनेस रिलेशन अभी काउंसिल का होगा इंडियन गवर्नमेंट के साथ। पांचवा पॉइंट ये बता रहा है कि द एक्ट ऑफ 1858 गिव द काउंसिल ऑफ इंडिया द पावर ऑफ फाइनेंशियल वीटो टू इम्पोज constitutional restraint on the power of Secretary of State with respect to expenditure of money, but no means to extend the effective assertion of restraint in all cases, especially where the imperial questions were involved। ये पॉइंट आपको बता रहा है कि एक्ट ऑफ 1858 काउंसिल ऑफ इंडिया को एक फाइनेंशियल वीटो पावर दिया है जिससे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रेंट कर पाए ऑन द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब ये वीटो पावर से मतलब ये शायद वोट का कुछ पावर है और इस पावर से मतलब सेक्रेटरी का कुछ डिसीजन को वो मतलब रेस्ट्रेन कर देगा। मतलब इससे मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो थोड़ा सा मतलब कम पावरफुल, लेस पावरफुल होगा काउंसिल ऑफ इंडिया के आगे। मतलब जो भी अगर डिसीजन कुछ लेना है तो एक साथ लेना पड़ेगा। मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद से बिना काउंसिल ऑफ इंडिया की इजाज़त का कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब इसके पास, क्योंकि काउंसिल ऑफ इंडिया के पास फाइनेंशियल वीटो है और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1858 की तरफ से मिला हुआ है। मतलब ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, मतलब सिर्फ पैसों वाला डिसीजन के लिए नहीं है, बाकी सब केसेस में मतलब ये दिया हुआ है ताकि मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ उटपटांग डिसीजन ना ले बिना काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो गाइस ये पॉइंट ये बता रहा है कि काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कुछ वीटो पावर है टू इम्पोज कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रेंट। The Government of India Act 1858 divided patronage between the Crown and the Secretary of State in Council. Lieutenant governments were to be appointed by the Governor General subject to approval of the Crown, whereas appointment to convent civil service were to be made by the Secretary of State in Council with the assistance of the Civil Service Commissioner। मतलब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो पार्टनर्स डिवाइड किया, मतलब बिटवीन क्राउन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच। लिटिनर गवर्नर्स जो मतलब मेन गवर्नर के नीचे रहते हैं या फिर उनसे थोड़ा कम पोस्ट में है, उनको सीधा क्राउन अपॉइंटमेंट करेगा सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर जनरल से थोड़ा अप्रूव करके। और अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्वेंट सिविल सर्विस, जो सिविल सर्विसेज के पोस्ट में रहेगा उन लोगों को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट करेगा विद द असिस्टेंट ऑफ सिविल सर्विस कमिश्नर। मतलब सिविल सर्विस का जो कमिश्नर है उन सब से मतलब ताल्लुकात करके बातचीत करके सब कुछ वो सब करके मतलब सॉर्ट आउट करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट करेगा सिविल सर्विस को, और क्राउन अपॉइंट करेगा लिटिन गवर्नमेंट्स वो सबको, और जो गवर्नर जनरल के नीचे लोग रहते हैं उन सबको क्राउन अपॉइंट करेगा। और साथ ही साथ मतलब दोनों के पावर्स जो है उनको मतलब डिवाइड किया, मतलब पार्टनर्स जो है उनको डिवाइड किया, मतलब दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है अपॉइंटमेंट को लेकर। तो गाइस अब हम जानेंगे चेंजेस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद से। तो गाइस नंबर 1 वाला पॉइंट बता रहा है कि ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ पावर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज नाउ डिजिग्नेटेड एज वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब जैसे मतलब पावर ट्रांसफ़र होने के बाद से, मतलब पावर जो शिफ्टेड हुआ कंपनी से क्राउन के बाद। सो पहले क्या था, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास ऐसा था, लेकिन अभी सीधा एक ही पोस्ट होगा और वो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मतलब एक ही चीज़ पूरा देश को रूल करेगा। और सेकेंड वाला पॉइंट ये बता रहा है कि द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस वेर टू बी अपॉइंटेड बाय द क्राउन
and the member of council by the secretary of state in council। मतलब अभी जो गवर्नर जनरल है इंडिया का, और गवर्नर जनरल जो भी रहेगा मतलब प्रोविंसेस का जो जो छोटा छोटा स्टेट्स होगा, मतलब जैसे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास, इन सबको सीधा क्राउन अपॉइंट करेगा। और मेंबर्स इन काउंसिल ऑफ और मेंबर ऑफ द काउंसिल जो होगा उसको सीधा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल अपॉइंट करेगा। The military and naval forces of the company were transferred to the crown subject to same condition of service under which they had been serving under the company's regime। मतलब जो मिलिट्री एंड नेवल फोर्सेस था कंपनी का वो सब क्राउन की तरफ मतलब ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन वो सब जो जो काम कर रहे थे, जो आर्मी था, जो नेवल ऑफिसर्स था, वो सेम पोस्ट में ही काम कर रहे, सेम चीज़ में काम कर रहे, लेकिन सिर्फ उनका वो सब्जेक्ट्स चेंज कर दिया। मतलब पहले कंपनी के अंडर में थे, अभी क्राउन के अंदर में है। और फोर्थ वाला पॉइंट बता रहा है, ऑल ट्रीटीज मेड बाय द कंपनी वेयर टू बी बाइंडिंग ऑन द क्राउन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइबिलिटीज एंड एंगेजमेंट एक्सेट्रा एंटर्ड इनटू द कंपनी कुड बी इन्फोर्स ऑन अगेंस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। मतलब जो कंपनी पहले वो कर रहा था, जो मतलब कंपनी ने पहले ट्रीटी साइन किया, जो एग्रीमेंट्स था, जो भी कुछ था, जो कुछ मतलब केसेस भी अगर चल रहा हो तो वो सब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल अपने हाथ में ले चुका है। मतलब जो भी था, जो ट्रीटी है वो सब चलाएगा, लेकिन कंपनी नहीं बल्कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो गाइस यही था कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। अगर आप लोगों को समझने में थोड़ा सा परेशानी महसूस हुई है तो मैं इसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। और आप लोगों का दरख्वास्त है कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप लोगों को कुछ समझ में ना आया तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर जवाब दूँगा।